सार्जेंट ली अपनी अलमारी में कुछ देख रहा था, पर वो जो ढूंढ रहा था उसे वहां नहीं मिला। उसने बगल वाली खिड़की से एक बार सर निकाल कर झांका। बाहर तेज बिजली कड़क रही थी और भारी बारिश हो रही थी। उसने खिड़की के पर्दे लगा दिए और कहा, यहां कुछ नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसके पीछे से एक आवाज आई, बिस्तर के नीचे, वहां भी। ली लंबा था और उसे नीचे झुकना जरा भी अच्छा नहीं लगता था, पर वो चुपचाप नीचे झुका और बिस्तर के नीचे देखा। वहां भी कुछ नहीं था। उसने कहा, सब ठीक है बेटा, यहां कोई भूत वूत नहीं है। ली खड़ा हुआ और उसने अपने 5 साल के बेटे और 4 साल की बेटी की आंखों में देखा। वो मुस्कुरा रहा था। दोनों बच्चे अपने बिस्तर पर चादर के अंदर सिमटे हुए थे। ली को अपने बच्चों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में शैतान है, कई शैतान। बच्चों के डरावने सपनों में आने वाले गॉब्लिन्स जैसे नहीं, पर आम लोगों की शक्ल में घूमने वाले राक्षस। ये राक्षस लंदन की सड़कों पर घूमते थे, जो किसी भी मासूम इंसान को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अच्छा था कि ये बच्चे इस तरह की असल दुनिया में घूमने वाले शैतानों से अनजान थे। ली अपने बच्चों की तरफ गया और उनके माथे को चूम कर उन्हें सुला दिया। डैडी, दरवाजा, उसकी बेटी ने धीरे से कहा। ली ने कहा, डरो मत बेटा, मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगा। आई लव यू। ली अपने कमरे में गया, जहां उसकी बीवी सोने की तैयारी कर रही थी। वो उससे कुछ बात करना चाहता था। वो उसे बाहर बैठक में ले गया, ताकि बच्चे इस सब से दूर ही रहें। ली की पत्नी ने पूछा, तुम उन्हें क्या बताओगे? तुम इसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ली ने कहा। जब से उसे स्कॉटलैंड यार्ड से वो टेलीग्राम आया था, उसकी पत्नी काफी सहमी हुई थी। ये टेलीग्राम एक आधिकारिक सूचना थी, पर यह जानकारी ली के पास पहले से ही थी। उसे ये बुरी खबर इंस्पेक्टर हंटली ने पहले ही दे दी थी। इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड, पुलिस सर्जन, हवलदार मैरो और प्राइस की मौत हो चुकी थी। स्कॉटलैंड यार्ड के बड़े अधिकारियों के पास कई सवाल थे, जिनके जवाब उन्हें ढूंढने थे। ली को रात की ड्यूटी में डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर कॉटफोर्ड की जांच में उसका साथ देने के बारे में कई सफाइयां देनी थी। ली के अंदर का गुस्सा उबाल मार रहा था। वो चाहता था कि अपने मरे हुए सीनियर ऑफिसर के हाथ से तलवार छीनकर सीधा उस राक्षस की तलाश में निकल जाए जिसने उसे मारा था, पर नहीं, यह सही तरीका नहीं था। वो खुद को कॉटफोर्ड की तरह एक अंधी सुरंग में धकेलना नहीं चाहता था। ली चाहे इसे माने या नहीं, पर कॉटफोर्ड और वैन हेल्सिंग एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वो दोनों ही अपने ही एक अंधी तलाश की भेंट चढ़ गए थे। अंत में सब कुछ सच सच बताने से कॉटफोर्ड वापस आने वाला नहीं था, और ना ही जैक द रिपर की असल पहचान सामने आने वाली थी। उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे फटकारने वाले थे, या फिर कॉटफोर्ड का साथ उस अजीब सी बेवकूफी भरी जांच में देने के लिए उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता था। वो अपने अधिकारियों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे अपना परिवार पालना था। इस मामले पर वो कॉटफोर्ड से ठीक उल्टा सोचता था। सड़कों की खाक छानने वाले मुजरिम कभी खत्म होने वाले नहीं थे। उन्हें तो वो कभी भी पकड़ सकता था। उसने एक बार बैठक से अपने बच्चों के कमरे की तरफ देखा। अब जो वो करने वाला था, उसे इसकी जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। वो कॉटफोर्ड को धोखा देने वाला था। वो अधिकारियों से कह देगा कि कॉटफोर्ड पागलपन का शिकार था,
उस पर जुनून सवार हो गया था। वैसे भी ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं था। कॉटफोर्ड जिद्दी था और अपने करियर की ढलान पर। वो कह देगा कि उसे कॉटफोर्ड की बेवकूफी पहले ही नजर आ गई थी और इसीलिए उसने उसकी जैक द रिपर वाली जांच में उसका साथ नहीं दिया। कॉटफोर्ड उसका सीनियर था और इसीलिए उसने उसकी शिकायत करना ठीक नहीं समझा। वैसे भी हंटली ने पहले ही ली को भरोसा दिला दिया था कि वो उसकी शिकायत नहीं करेगा। ली पहले फौज में था और उसे उम्मीद थी कि उसके अधिकारी उसकी वफादारी और सेवाओं को देखते हुए उसे बेइज्जत तो नहीं करेंगे। ली ने अपना ओवरकोट उठाया, अपनी हैट पहनी और अपनी पत्नी को चूमा। ली ने उसे बिस्तर पर लिटाया और बाहर अपनी स्टडी में आ गया। उसने दराज में से रिपर के सारे दस्तावेज निकाले। ये दस्तावेज कॉटफोर्ड ने स्कॉटलैंड यार्ड से निकलवाए थे। उस कागज में जो नाम लिखा था उसे पढ़कर ली के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। एब्राहम वैन हेल्सिंग। ली बैठक में वापस आया और चिमनी में धीरे धीरे जलती आग को देखने लगा। उसके अंदर का अपराध बोध वापस लौट आया था। होटल मिडलैंड ग्रांड में अपने जमा किए सबूतों से उसने अंदाजा लगाया कि आर्थर होमवुड ने वैन हेल्सिंग के सीने में तीर मार दिया था और वो दोनों होटल की खिड़की से गिरकर मारे गए थे। अगर कॉटफोर्ड सही था और वैन हेल्सिंग ही जैक द रिपर था तो ये सब अब खत्म हो चुका था। कॉटफोर्ड कभी भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करता था। उसे बस एक ही चीज की फिक्र रहती थी और वो था इंसाफ। रही बात मीना हार्कर की, तो उसे इन गुनाहों से जोड़ने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। ली को याद था कि उसने क्विंसी हार्कर को प्रोफेसर और आर्थर की लाश के पास मंडराते हुए देखा था, पर उसके खिलाफ ली के पास कोई सबूत नहीं था। और गली में हुआ उस औरत का वो कत्ल जिससे ये सब शुरू हुआ था, वो केस तो हंटली के पास था। उस पर अपना दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। ली ने वैन हेल्सिंग की फाइल को फायरप्लेस में फेंक दिया। वो इन कागजों को पहले काला होते हुए और फिर सुलगते हुए देखता रहा। वो अब इस जैक द रिपर से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। वो भगवान से भीख मांग रहा था कि वो उसे इस खुदगर्जी के लिए माफ कर दे। चाहे ये सही था या गलत, इस कहानी में उसका किरदार अब खत्म हो चुका था। इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में उमड़ते काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया था। तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ क्विंसी का वो घोड़ा समंदर के किनारे दौड़ता हुआ हाँफ रहा था। आसमान में बिजली कड़कने लगी थी और उसका घोड़ा कभी कभी अचानक रुक जाता था, पर क्विंसी उसे काबू करने में सफल हो रहा था। वो उसे थपथपाकर शांत करता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि ड्रैकुला को पता था कि क्विंसी उसे खत्म करने आ रहा था। आज से 2 महीने पहले अगर किसी ने उसे पारलौकिक शक्तियों के बारे में बताया होता तो वो उसका मजाक उड़ाता, पर अब नहीं। 25 साल पहले उन हीरोज के दल के अधूरे काम को अब क्विंसी को पूरा करना था। उस दलदली इलाके को पार करते हुए क्विंसी का मन पक्का हो चुका था कि यही उसकी किस्मत है। जिंदगी में पहली बार वो खुद को आजाद महसूस कर रहा था। उसके अंदर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी, डर या फिर उलझन नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकता। अगर वो उसे नहीं मानता तो ये उसकी बेवकूफी है, पर ऐसा करके उसे सफलता नहीं मिल सकती। बेसिलिस्क डे सेंट डेनिस यहां की सीढ़ियों पर पड़ी बैथुरी। अगर कोई उसे देख लेता तो सोचता कि चर्च की छतों पर टंगे हुए पत्थर से बने गारगोइल शायद नीचे गिर गए हैं। रात का काला आसमान अब सुबह से ठीक पहले के नीले आसमान में तब्दील होना शुरू हो गया था। अपनी जली हुई खाल को ढकने के लिए उसने जो काला लबादा ओढ़ा हुआ था
वो बेसिलिस्क की फर्श पर लगे पत्थरों से हूबहू मिलता था। बैथोरी उठी और चर्च के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी। उसके जिस्म में उठता दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। हर बार जब उसके जिस्म का कोई हिस्सा हिलता तो उसे अपनी मांसपेशियां और खाल फटती हुई और फिर से ठीक होती हुई महसूस होती। उसे आराम चाहिए था। वो अपनी उन पुरानी दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहती थी। वो उसे बेहद प्यार करती थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं थी। ये मीना और ड्रैकुला दोनों को ही जहन्नुम पहुंचाने के दो और कारण थे। बैथोरी की आंखें दरवाजे पर लगी पत्थर की मूर्ति पर जम गई। कोई भी और इमारत होती तो बात अलग थी, पर यह भगवान का चर्च था। यहां उसे भगवान को उसकी औकात दिखानी ही थी। उसने अपना जला हुआ हाथ जोर से उस लकड़ी और लोहे के भारी दरवाजे पर मारा और वो दरवाजा किसी मामूली लकड़ी के फट्टे की तरह तहस नहस हो गया। वो बड़े ही घमंड से गॉथिक चर्च, जिसे रॉयल नेक्रोपोलिस ऑफ फ्रांस भी कहते थे, उसके हॉल में घूम रही थी। ये वो जगह थी जहां राजाओं को दफनाया जाता था। उसने सामने क्रॉस पर टंगे हुए जीसस को देखा। वो इस मूर्ति को देखकर मुस्कुराने लगी। भगवान का बेटा भी बैथोरी से कमजोर था। बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए उस विशाल हॉल में जमीन पर महंगे गोमेद से बने कब्र के पत्थर लगे हुए थे। बैथोरी का ध्यान गोमेद से बने एक कब्र के पत्थर पे गया, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर जोर से जमीन पर घोंसा मारा। जमीन में एक गड्ढा सा बन गया। वो गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें बैथोरी का हाथ आराम से जा सकता था। उसका वो जला हुआ टेढ़ा मेढ़ा हाथ। वो अंदर गया और उसने जमीन से एक हाथी दांत का बना बक्सा बाहर निकाला। उस बक्से पर एक क्रॉस बना हुआ था। बैथोरी की आंखों में आंसू आ रहे थे, जो कि उसकी फूटी हुई आंख से भाप बनकर उड़ रहे थे। उसका मांस अब भी इतना गर्म था कि वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ये छोटा सा बक्सा किसी का बैथोरी को दिया हुआ तोहफा था। वो उस इंसान को कभी बहुत प्यार करती थी। ड्रैकुला ने एक बार बैथोरी को एक ऐसा शैतान कहकर पुकारा था जो किसी को प्यार नहीं कर सकती थी, पर वो गलत था। बैथोरी ने भी प्यार किया था, और इतना कि वह उसका बदला लेने के लिए पूरी दुनिया को जला सकती थी। इस बक्से में कुछ ऐसा था जिसे बैथोरी कभी अपना सब कुछ समझती थी। इसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब वो पिछली बार इस चर्च में आई थी, तब उसने इस बक्से को बड़ी सावधानी से इस पत्थर के नीचे रखा था। ये उसका तोहफा था। ये एक निशानी थी कि उसका बदला ले लिया गया था। ये एक वादा भी था कि पूरी दुनिया और खुद भगवान को अपने किए की कीमत चुकानी ही होगी। बैथोरी ने झिझकते हुए उस बक्से को खोला। उसके अंदर जो चीज थी, उस पर वहां जल रही मोमबत्तियों की रोशनी पड़ रही थी। उसने अपनी उंगलियां उस पर फहराई। ये एक खोखरी थी जिस पर अब भी सूखा हुआ खून लगा हुआ था। यह वही चाकू था जो उसने ड्रैकुला के सीने में 25 साल पहले घोंपा था। इस पर लगा वो खून ड्रैकुला का था और बहुत ही लजीज था। यही चाकू उसके दुश्मन पर आखिरी वार करेगा। बैथोरी ने वो बक्सा वापस रख दिया। वो अपनी पिछली गलती के बारे में सोच रही थी। उसे ड्रैकुला की ताकत का सही अंदाजा लगाने और मीना को समझने में गलती कर दी थी। वो अब ये गलती दोहराएगी नहीं। ड्रैकुला का खून मीना और बैथोरी दोनों के ही अंदर था। बैथोरी के जले हुए चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो ड्रैकुला को इसी खोखरी से दीवार पर टांग कर
उसके सामने ही मीना का सर उसके धड़ से उखाड़ देगी। मरने से पहले वो बैथुरी को मीना के खून में नहाता हुआ देखेगा। पर इस बार उसके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं था। अगर उसे सफल होना था तो उसे अपना अगला कदम जल्दी चलना था। ड्रैकुला भी कमजोर था, पर बैथुरी को लग रहा था कि वो मीना को अनडेड बनने के लिए मना लेगा और उसे ऐसा होने से पहले ही उनका काम तमाम करना था। वो जल्दी से पलटी और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी। पर एक और इंसान था जो अभी अनडेड नहीं बना था और जिसके अंदर ड्रैकुला का खून था। वो था क्विंसी हार्कर। उसे भी मरना होगा। मीना और ड्रैकुला के बिना वो दीवार पर बैठी एक मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे वो अपने हाथ के एक ही वार से नरक में पहुंचा देगी। इन सब के मरने के बाद ये दुनिया उसी की थी। वो जैसे चाहे इसके साथ खेल सकती थी। वहां कौन है? बैथुरी पलटी तो एक जवान सन्यासी वहां खड़ा आवाज लगा रहा था। उसने देखा कि वो लड़का लालटेन लेकर खड़ा था। खौफ उसके चेहरे पर तारी हो गया जब उसने रोशनी में बैथुरी का चेहरा देखा। बैथुरी को उसके खून में घुलता हुआ डर महसूस हो गया था। वो लड़का चिल्लाया, शैतान, शैतान! बैथुरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जब वो उस लड़के के पास पहुंची तो उसके चेहरे पर फैला हुआ वो खौफ वो बैथुरी को अच्छा लग रहा था। उसने अपने हाथ में एक क्रॉस पकड़ा हुआ था। वो लड़का कांपने लगा था। बैथुरी उसकी तरफ लपकी। वो चिल्लाया, भगवान मुझे बचाओ, एंटाई क्राइस्ट! उस बेचारे को क्या पता था कि बैथुरी से उसे भगवान भी नहीं बचा सकता था। बैथुरी के दांत उस सन्यासी के गले में गड़ गए और उस बेचारे की आवाज शांत हो गई। ड्रैकुला का बेहतरीन खून पीने के बाद इस आम इंसान का खून उसे एक सस्ती वाइन से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वो इंग्लैंड पहुंचती तब तक ये खून उसके लिए काफी था। उस बेचारे के जिस्म से सारा खून चूसने के बाद बैथुरी ने उसे वहां जल रही मोमबत्तियों पर फेंक दिया। उसने अपने लबादे से अपना सर ढका और तेजी से पेरिस की सड़कों पर निकल गई। इस वक्त सड़क पर जरा भी चहल पहल नहीं थी और जिन एक दो लोगों ने उसे देखा भी, उन्हें वो किसी परछाई से ज्यादा कुछ और नहीं लगी। पूरी तरह से सूरज निकलने से पहले बैथुरी इंग्लैंड पहुंच जाती। उसके पैर जमीन छोड़ चुके थे और वो बादलों में कहीं खो गई थी। वो तेजी से उड़ते हुए इंग्लिश चैनल को पार कर रही थी। बस चंद मिनट और वो इंग्लैंड में अपनी काली बग्घी में आराम कर रही होती, जहां वो अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती। मीना कार चलाते हुए पुराने वेस्टर्न होम के सामने से गुजर रही थी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि लूसी वहां से बाहर भागती हुई अभी आएगी। जैसे जैसे मीना की कार आगे बढ़ती जा रही थी, उसे दूर पहाड़ी पर अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी, कैराफैक्स एबी। उसे दूर से ही वो पत्थर से बना बड़ा सा सिंहासन दिखाई पड़ रहा था, जहां उसे लूसी बेहोशी की हालत में मिली थी। उसकी गर्दन पर दो छोटे छोटे पिन से चुभाने जैसे निशान थे। वो वही रात थी जब डिमीटर लंदन के किनारे पर आकर टकराया था और ड्रैकुला उन सब की जिंदगी में दाखिल हुआ था। मीना के ख्यालों के क्रम को बादलों की गड़गड़ाहट ने तोड़ा। उसे वहां जल्दी पहुंचना था, वरना बारिश से सड़कों पर अच्छा खासा पानी भर जाता। बारिश शुरू हो चुकी थी और मीना उस जाने पहचाने इलाके को देखते हुए कार चला रही थी। उसने कार एक लकड़ी के पुल पर ले ली, जहां नीचे एस्क नदी बहती थी। मीना उस रात के बारे में सोच रही थी जब ड्रैकुला पहली बार इंग्लैंड आया था
उसके दिमाग में कई तस्वीरें उभरने लगी। ड्रैकुला के लिए लूसी का खून पीना मजबूरी बन गया था। डिमीटर पर पहले ही प्लेग से बीमार हो चुके लोगों का जहरीला खून पीना उसके लिए मुफीद नहीं था। वो शिप पर मौजूद चूहों का खून भी नहीं पी सकता था, क्योंकि उन्होंने ही तो ये प्लेग फैलाया था। ड्रैकुला भूखा था और कमजोर भी। उसके जितनी ताकत और भूख रखने वाला शैतान अगर चाहता तो लूसी के जिस्म को एक ही बार में खून से खाली कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। महीनों तक भूखा रहने के बावजूद उसने लूसी को जिंदा छोड़ दिया। अगर ड्रैकुला की तरफ सहानुभूति से देखें तो उसने लूसी पर रहम ही किया था। पर तभी मीना को लकड़ी के चरमराने की आवाज सुनाई दी। ये छोटा सा लकड़ी का पुल घोड़ों के आने जाने के लिए था। इस भारी कार के वजन को झेल पाना इसके बस का नहीं था। न तो मीना यहां कार को रोक सकती थी और न ही ड्रैकुला को सूरज की इस रोशनी में बाहर निकलने का जोखिम उठा सकती थी। मीना ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। उसने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। वो पुल कभी भी टूट सकता था और मीना ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। पुल टूटने लगा था और मीना की कार तेजी से उस पर दौड़ते हुए किसी तरह जमीन तक आ ही गई। अगर उसे कुछ पल की भी देर हो जाती तो वो दोनों सीधा नीचे बहती एस्क नदी में जा गिरते और वो अपना ये आखिरी युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाते। पर उनकी कार के टायर जमीन छू चुके थे और वो पुल टूटकर नीचे नदी में गिर चुका था। पर बारिश से जमीन पर अच्छा खासा कीचड़ हो गया था और टायरों को अपनी पकड़ बनाने में मुश्किल हो रही थी। मीना ने कार की रफ्तार कम की और वो एबी लेन की तरफ मुड़ गई। वहां से गुजरते हुए उसने डॉक्टर जैक सीवर्ड का खंडहर हो चुका असाइलम देखा। बेचारा जैक, वो अच्छा आदमी था। मीना कार चलाती रही और अचानक ही उसे अपनी मंजिल बिल्कुल सामने दिखाई दी। सोते हुए विडबी शहर के ठीक ऊपर चोटी पर खंडहर हो चुकी कैराफैक्स एबी, उसके गॉथिक टावर्स खड़े हुए थे। ये टावर्स आसमान को जैसे चीरने के लिए तैयार थे और उसकी लंबी कैथेड्रल जैसी खाली खिड़कियां ठीक बगल में मौजूद कोहरे से ढके कब्रिस्तान पर नजर रखे हुई थी। आखिरी बार मीना जब यहां आई थी तब उसे ड्रैकुला को अपना आखिरी सलाम देना था, पर 25 साल बाद वो फिर से यहां शायद इसी मकसद से वापस लौटी थी। मीना के दिमाग में आगे की योजना खुद ब खुद बनती ही जा रही थी। वो यहां ड्रैकुला को बैथुरी से लड़ने के लिए छोड़कर क्विंसी के साथ अमेरिका चली जाएगी। वो जानती थी कि ड्रैकुला उसे इसके लिए मना नहीं करेगा, पर इसका मतलब यह भी था कि ड्रैकुला को वो शायद दोबारा देख नहीं पाएगी। मीना सिहर उठी थी। क्या वो इतनी संगदिल हो सकती थी? शायद हां, क्विंसी के लिए। मीना ने कार को पश्चिमी दरवाजे की तरफ रोक दिया। उसने कहा, हम पहुंच गए। बारिश के बादलों में सूरज छिप चुका है। काले बादलों में छिपे हुए सूरज की ओर देखते हुए ड्रैकुला उठकर सीट पर बैठा और फिर बाहर निकला। उसने उस पुराने से कंबल को अपने कंधों से नीचे सरका दिया। उसने बारिश के पानी को महसूस करते हुए अपना सर पीछे किया और एक अंगड़ाई ली। आसमान में बिजली कड़क रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें खोली। उसका वो मजबूत चेहरा, जिस पर किसी तरह की चोट या घाव का कोई निशान नहीं था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मीना ने हमेशा से देखा था। उसके जिस्म के घाव भी भर चुके थे। शायद कैराफैक्स एबी आकर वो तरोताजा महसूस कर रहा था। एक हुआने की आवाज उन्हें दूर से सुनाई दी। ये कोई कुत्ता था या फिर भेड़िया? क्या ये आवाज कोई चेतावनी थी? ड्रैकुला मीना की तरफ बढ़ा।
उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेजी से भागते हुए एबी के अंदर चला गया। बैथुरी की काली बग्घी उत्तर की तरफ दौड़ रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो अंधेरे ने अपने पांव पसार लिए थे। बारिश की टप टप करती बूंदें उसके घोड़ों की टापों के साथ एक ताल में बज रही थी। इतना लंबा सफर करने से उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। उसने शीशे में अपने बदसूरत हो चुके चेहरे को देखा। कैथेड्रल में शिकार बने उस लड़के के खून से उसके शरीर में कुछ ताकत तो आई थी, पर यह उसके घावों को पूरी तरह से भरने के लिए काफी नहीं था। कोई बात नहीं, उसकी एक गंभीर चोटें ड्रैकुला को धोखे में डाल सकती थी और वो गलती करके एक बार फिर से उसके चंगुल में होता। इस खेल में उसे बहुत मजा आने वाला था। बैथुरी अकेले ही खिलखिलाने लगी। ड्रैकुला खुद को जरूरत से ज्यादा ताकतवर समझता था, पर पिछली रात उसने उसे गलत साबित कर दिया था। वो हमेशा से ही उससे कमजोर था। लूसी के जिस्म से थोड़ा सा खून पीकर उसने एक गवाह को जिंदा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन हीरोज को उसके बारे में पता चल गया। और आजकल तो उसने पौष्टिक इंसानी खून पीना लगभग बंद ही कर दिया था। यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ऐसा करके वो अपने ही वजूद को नकार रहा था। उसे स्वीकार करना होगा कि वो कौन है। वो एक वैम्पायर है और वो किसी इंसान की तरह नहीं जी सकता। उसकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी और वो अब भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि वो एक अनडेड है और उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल इन नीच इंसानों पर करना ही होगा। बैथुरी की बग्घी समंदर के किनारे दौड़ रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब थी। कैराफैक्स एबी को ध्यान से देख रही थी मीना। ये जैसे उसकी अपनी ही जिंदगी की एक परछाई थी। एक समय था जब यह इमारत भव्य, खूबसूरत, आत्मसम्मान और उम्मीदों से भरी हुई थी। यहां तक कि कोने में लगे मकड़ी के जालों पर भी इतनी धूल जम चुकी थी कि मकड़ियों ने भी अपने जाले छोड़ दिए थे। बाहर चल रहे तूफान की वजह से एबी के पत्थर कपकपा रहे थे, जैसे इसके अंदर फंसी आत्माएं बाहर आने के लिए तड़प रही हों। इन दीवारों ने कई खूनी लड़ाइयों को देखा था, रोमन केल्टिक युद्धों से लेकर वाइकिंग्स के आक्रमण और सैक्सन नॉर्मन युद्धों तक सब कुछ। बचपन में मीना को इस एबी में आने से डर लगता था। उसे लगता था कि यहां भूत होंगे जो उसे खा जाएंगे। जिस कमरे में वो खड़ी थी वहां कभी सन्यासियों और पादरियों का पुस्तकालय हुआ करता था। ये वही जगह थी जिसे ड्रैकुला ने 25 साल पहले अपनी आराम गाह बनाने की कोशिश की थी। भूला बिसरा लकड़ी का सामान धूल से भरे सफेद कपड़ों से ढका हुआ था, जो भूतों से कम नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मीना ने अखरोट की लकड़ी से बना हुआ एक बक्सा देखा, जिसे वो 1888 में विटबी लेकर आई थी। इस बक्से में उसके कई कपड़े और सामान था। उस वक्त जॉनथन ट्रांसिल्वेनिया में था और ड्रैकुला के साथ बिताए गए अपने अंतरंग समय की वजह से वो उसके साथ इंग्लैंड से भाग जाना चाहती थी, पर बाद में उसका मन बदल गया और उसकी वफादारी जॉनथन की तरफ हो गई। आज वो बक्सा और ड्रैकुला दोनों ही उसके सामने थे। किस्मत ने उसे एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसने वो बक्सा खोला और उसे एक ड्रेस मिली जो लूसी ने उसे तोहफे में दी थी। उसने वो ड्रेस कभी पहनी ही नहीं थी। उस वक्त के हिसाब से ये मीना के लिए अच्छी नहीं थी। इस तरह के उकसाने वाले कपड़े उसे अच्छे नहीं लगते थे, पर 25 साल बाद वो जिस तरह की इंसान बन गई थी, ये ड्रेस उसके लिए एकदम सही थी। मीना ने अपनी पहनी हुई काली ड्रेस की तरफ देखा। वो इतने सालों से जॉनथन को खुश करने के लिए एक अधेड़ उम्र की औरत जैसे कपड़े पहन रही थी।
पर अब इस सब की जरूरत उसे नहीं थी। उसने अपनी ड्रेस के बटन खोले और उसे फर्श पर गिर जाने दिया। मीना ने वो खूबसूरत ड्रेस उठाई और उसे पहन लिया। ये ड्रेस उसके जिस्म पर एकदम कसी हुई थी। उसे ये पहनकर अच्छा लग रहा था, पर उसके अंदर एक अपराध बोध भी था। काश वो ऐसा जॉनथन के लिए कर पाती। मीना सधे कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ी। वहां रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। नीचे कब्रिस्तान बिजली के बार बार कौंधने से रोशन हो रहा था। मीना को एहसास हो रहा था कि क्विंसी एबी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। वो चाहती थी कि तूफान के पूरा जोर पकड़ने से पहले ही क्विंसी वहां पहुंच जाए। उसके आते ही मीना ड्रैकुला से बात करके आगे की योजना पर काम करेगी। ये ड्रेस तुम पर अच्छी लगती है। मीना के पीछे से एक आवाज आई। मीना ने उसे अपने पीछे आते हुए नहीं सुना था। वो उसकी तरफ पलटना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो ड्रैकुला के सामने कमजोर पड़े। मीना उसकी आवाज में छुपी भूख को महसूस कर पा रही थी। तुम्हें देखकर मेरी आंखों की प्यास बुझ जाती है, मीना हकलाते हुए बोली। मुझे ये पुराने संदूक में मिली है। मीना ये कहते हुए खुद को ही देख रही थी। इस ड्रेस में उसके जिस्म का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, हां, वो मैंने कुछ सामान यहीं छोड़ दिया था। कुछ देर के लिए वो दोनों चुप हो गए। ये चुप्पी मीना को परेशान कर रही थी। ड्रैकुला ने मीना की असहजता को भांपते हुए कहा, ये घर मेरी ही तरह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है मीना। ड्रैकुला की आवाज में एक सम्मोहन था। मीना को एहसास हो रहा था कि वो इस सुकून भरी आवाज का कब से इंतजार कर रही थी। नहीं, उसे अपने बारे में नहीं बल्कि क्विंसी के बारे में सोचना था। उसका यहां से भागना और जिंदा रहना ही सबसे जरूरी था। शायद ड्रैकुला इस बात को समझ पाए या नहीं, पर जरूरी वही था। उसके मन में क्विंसी की जो छवि उभर रही थी, उसमें वो घोड़े पर सवार था। उसके कपड़ों पर काफी खून भी लगा हुआ था। क्या वो घायल था? मीना का जहन गुस्से से भर गया था। वो किसी शेरनी की तरह पलटी। उसने उबलते हुए कहा, तुम क्विंसी को इतने खतरे में कैसे डाल सकते हो? वैन हेल्सिंग उसे मार भी सकता था। वैन हेल्सिंग इतिहास के पन्नों में अपना नाम किसी योद्धा की तरह लिखवाना चाहता था, और इसीलिए उसने मुझे बुरा बनाया, स्टोकर की कलम के सहारे। ड्रैकुला ने अकड़ते हुए कहा। वो मीना की तरफ एक कदम बढ़ा। उसने अपने और मीना के बीच का फासला कम करने की कोशिश की, पर मीना, वो इस सब में पड़ना नहीं चाहती थी। वो पीछे मुड़ गई। ड्रैकुला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हारे पति और उसके दोस्तों से बदला लेने की कोशिश नहीं की। उनके वो भटके हुए कदम गलत दिशा में पड़ रहे थे, पर उनका मिशन जरा भी गलत नहीं था, और वो था तुम्हारी रक्षा करना। पर वैन हेल्सिंग ने हद पार कर दी थी। ड्रैकुला की आवाज में नरमी आ गई थी। वो मीना के पास आ गया था। मीना ने अपने कंधे से देखा तो उसके गले में लटकते हुए उस चमकते हुए क्रॉस को देखकर ड्रैकुला की आंखें बिल्कुल काली हो गई थीं। उसने कहा, अपनी हद पार करने की सजा क्विंसी ने वैन हेल्सिंग को दे दी है। मीना शांत हो गई। उसे ड्रैकुला की बात का मर्म समझ में आ गया था, पर उसे एक और बात समझ में आ गई थी। जिस तरह से उसने क्विंसी का नाम लिया था, ड्रैकुला के मन में क्विंसी के लिए कोई योजना थी। मीना ने कहा, तुम मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहते हो ना? ड्रैकुला ने कहा, आगे जो होने जा रहा है उससे बचने के लिए क्विंसी को अपनी असली पहचान को अपनाना ही होगा। मीना का दिल धक से रह गया। उसने कहा,
क्विंसी की किस्मत लिखने वाले हम कौन होते हैं? क्विंसी का घोड़ा रॉबिन हुड की खाड़ी को पार करता हुआ तेजी से चला जा रहा था। लहरें उस खाड़ी के पथरीले किनारों से टकरा रही थीं और हर तरफ क्विंसी को बस बिजली की कड़कड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। यह शायद प्रकृति का एक इशारा था। युद्ध का समय नजदीक आ गया था। पर अचानक क्विंसी का घोड़ा पहले लड़खड़ाया और फिर जमीन पर पड़े टूटे हुए पेड़ों से टकराकर गिर पड़ा। अपने घोड़े के साथ ही क्विंसी घिसटता हुआ दूर तक चला गया। उसे लगा कि उसके घोड़े की शायद कोई हड्डी वगैरह टूट गई है। क्विंसी खुद को संभालते हुए उठा और अपने घोड़े के पास नीचे जाकर बैठा। उसका घोड़ा बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। थकान और सांस फूल जाने की वजह से वो शायद मरने वाला था। कड़कती हुई बिजली में क्विंसी ने एक बार फिर से ऊपर पहाड़ी की ओर नजर डाली। उसे दूर कैराफैक्स भी दिखाई दे रही थी। घोड़े ने उठने की कोशिश की पर उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उस बेचारे घोड़े से अपना खुद का वजन ही नहीं उठाया जा रहा था। क्विंसी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी जान देने को तैयार था, पर वो उस बेचारे जानवर के साथ ज्यादती करना नहीं चाहता था। उसने उसे सहलाया और खड़ा हुआ। वो वहां से पैदल ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। मीना ने चिल्लाते हुए ड्रैकुला से कहा, जंग में बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का समय अब जा चुका है ड्रैकुला। मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मीना जानती थी कि ये बातें ड्रैकुला को परेशान कर सकती थी। उसका बचपन खुद भी एक मोहरे की तरह ही बीता था। सदियों पहले तुर्की के सुल्तान ने व्लाद ड्रैकुला और उसके छोटे भाई रादू को एक राजनीतिक कैदी के रूप में अपने पास रखा हुआ था। अपने परिवार से कई सालों तक दूर रहने और ना मिल पाने की वजह से ड्रैकुला के जहन पर बहुत ही बुरा असर हुआ था। उसके साथ न सिर्फ सौतेला व्यवहार हुआ था, बल्कि उसे कई तरह की यातनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। वो तब तक उनका कैदी रहा जब तक उसके पिता युद्ध में मारे नहीं गए। उसके बाद ही उसे वलैकिया का सिंहासन मिला और उसने एक धर्म योद्धा की हैसियत से राज करना शुरू किया। जब तक वो जिंदा रहा, वो बदले की आग में जलता रहा और मरने के बाद भी उसने भगवान का झंडा नहीं छोड़ा। वो अब भी भगवान का एक योद्धा था और उसे बैथुरी जैसे शैतानों को इस दुनिया से मिटाना था। पर ड्रैकुला के इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध में मीना क्विंसी को कुर्बान करना नहीं चाहती थी। उसने कहा, क्विंसी को एक आम जिंदगी जीनी चाहिए। अच्छा यही होगा कि मैं उसे यहां से दूर ले जाऊं, इंग्लैंड से दूर, बैथुरी से दूर। ड्रैकुला के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस मीना को घूर रहा था। अपनी गर्दन पर बने हुए जख्म के निशान को सहलाते हुए वो बोला, बैथुरी ने मेरा खून पिया है। हम तीनों अब जुड़ चुके हैं। हम कहीं भी चले जाएं, बैथुरी हमें और क्विंसी को ढूंढ ही लेगी। यही वक्त है जब हमें एक साथ उसका मुकाबला करना होगा। मीना ने कहा, तुम अब पहले जैसे ताकतवर नहीं हो। तुम अभी बस मरते मरते बचे हो। ड्रैकुला के चेहरे के भाव बदल गए थे। मीना समझ गई थी कि उसकी इस बात ने ड्रैकुला को ठेस पहुंचाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की। वो पीछे मुड़ा और धीरे से कहा, 25 साल पहले भी मैं लगभग खत्म हो गया था। पहले हार कर और फिर बैथुरी। मेरे घाव अभी भरे नहीं हैं। ड्रैकुला वापस मीना की तरफ पलटा और उसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। मीना उसके सीने को देखकर हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। ड्रैकुला की छाती से मांस गायब था और उस जगह की खाल जैसे हड्डियों से चिपक गई थी। ठीक इसी जगह पर जोनाथन और क्विंसी मॉरिस ने उसे खंजर घोंपा था। मीना को याद था
कि बैथोरी ने भी ठीक यहीं पर अपने बूट से वो खंजर ड्रैकुला के सीने में धंसा दिया था। मीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चाहकर भी इस भयानक दृश्य से अपनी आंखें फेर नहीं पा रही थी। पहली बार ड्रैकुला ने उसके सामने अपनी कमजोरी और अपने अंदर का डर जाहिर किया था। अगर वो उसे प्यार नहीं करता तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी ड्रैकुला जैसे किसी अनडेड के लिए। उन दोनों के बीच अब कोई राज नहीं थे। मीना के मन में ड्रैकुला के लिए हमेशा से ही प्यार और जुनून था, पर अब वो उसके दिल में जगह बना चुका था। वो जगह जो कभी सिर्फ और सिर्फ जॉनथन की हुआ करती थी। मीना के हाथ ड्रैकुला के सीने पर गए। वो उस घाव को छूकर महसूस कर रही थी। उसने कहा, तो इसीलिए तुम्हें सीवर्ट की मदद की जरूरत थी। मीना को सब समझ में आ गया था। ड्रैकुला ने मीना का हाथ पकड़ा और उसकी ठंडी उंगलियां अब मीना की उंगलियों में उलझ चुकी थी। मीना की आंखों में देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें और क्विंसी को बैथोरी से बचाने के लिए जो कर सकता था किया, पर अब हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मीना, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो वो हम सबको मार देगी। ड्रैकुला ने मीना के सामने एक चुनाव रखा था, पर मीना अपने विश्वास को धोखा नहीं दे सकती थी। उसके पास बस यही तो बचा था। उसे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना ही होगा। मीना ने कहा, मैं अब वो छोटी लड़की नहीं हूं जिसे तुम जानते थे। तुम्हारे शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो, पर तुम एक शैतान हो, एक खूनी। ड्रैकुला की पीठ सीधी हो गई थी और उसके चेहरे पर वही जाने पहचाने घमंड के भाव दिखने लगे थे। उसने कहा, मैं भगवान के चुने हुए ड्रैगन योद्धाओं में से एक हूं मीना। स्टोकर और वैन हेल्सिंग ने मेरे पास कोई चारा छोड़ा ही नहीं। ड्रैकुला आगे कुछ कहता इससे पहले ही मीना ने उसे रोक दिया। उसने कहा, पर यह वो पुराना वक्त नहीं है। तुम किसी आदमी को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकते कि उसने एक कहानी में तुम्हारे बारे में गलत लिख दिया। ड्रैकुला ने अकड़ते हुए कहा, जब मैं जिंदा था तो भगवान के हाथों में था। भगवान के इस साम्राज्य और हर ईसाई को बचाने की मैंने पूरी कोशिश की। मौत और क्रूरता, मुझे सिर्फ यही दो चीजें पता है। मैं अपना ये मिशन आगे भी जारी रखना चाहता था। मुझे दूसरा जीवन चाहिए था। जब मुझे मौका मिला मैंने उसका इस्तेमाल किया, बिना इसके नतीजों के बारे में सोचे। मैं मौत से ऊपर उठ चुका हूं, पर मैं सिर्फ मजे के लिए किसी का खून नहीं करता। तुम ये जानती हो मीना, मुझे जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है, पर वो खून जानवरों, चोरों, लुटेरों, हत्यारों और बलात्कारियों का होता है। मैं अब भी भगवान का ही काम कर रहा हूं। ड्रैकुला की आंखें चौड़ी हो गई थीं और मीना को वो सम्मोहित कर देने वाली आंखें एक बार फिर से याद आ गई थीं। उसे ड्रैकुला का खून अपने दिमाग में दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था, और उसके साथ ही उसके मन में कई तरह की यादें और तस्वीरें भी बनने लगी थीं। ड्रैकुला मीना को अपनी आंखों से वो दिखा रहा था जो उसने अपने धर्मयुद्ध में भगवान के लिए इतने सालों में किया था। कितने ही राक्षसों का सफाया, मासूम लोगों की जिंदगी को बचाना, सब कुछ। ड्रैकुला ने कहा, बाकी इंसानों की तरह ही मुझे भी भगवान ने ही बनाया है मीना, पर मैं उनसे बहुत ऊपर हूं। क्या भेड़िया जिंदा रहने के लिए भेड़ों का शिकार नहीं करता? और सभी शिकारियों की तरह मैं भी अकेला ही हूं। रात के सन्नाटे को तोड़ती किसी भेड़िए की आवाज से ज्यादा, इससे ज्यादा दुख और अकेलापन किसी और आवाज में नहीं होता मीना। ड्रैकुला के होंठ मीना के कानों के इतना पास आ गए थे
कि वो उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर पा रही थी। वो उसे चूमना चाहती थी, पर उसी वक्त वो उससे दूर भागना भी चाहती थी। ड्रैकुला ने आगे कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो मीना। तुम्हारे बिना मैं खो जाऊंगा। मेरा गुनाह बस इतना ही है कि मैं इस आधुनिक दुनिया के चाल चलन को नहीं समझता। क्या कोई इंसान जो तुम्हें मुझ जितना प्यार करता है, क्या वो एक शैतान हो सकता है? मीना ड्रैकुला से आंखें नहीं मिला पा रही थी। वो घूम गई। उसने कहा, अगर ये पुरानी बात होती तो मैं खुशी से जोनाथन को छोड़कर तुम्हारे साथ आ सकती थी, पर अब मेरे ऊपर क्विंसी की जिम्मेदारी है। हमारा वक्त जा चुका है ड्रैकुला। मीना जानती थी कि उसके शब्दों में दृढ़ता नहीं थी, और इस बात को ड्रैकुला भी समझ चुका था। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। ड्रैकुला ने मीना को अपनी तरफ घुमा दिया। उसने कहा, ये सब बंद करो मीना। तुम खुद से झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, मुझे सिखाओ। साथ मिलकर ही हम इस दुनिया को बैथुरी के आतंक से निजात दिला सकते हैं। मीना ने कहा, तुम मुझसे अंधेरों का यह तोहफा कबूल करने को कह रहे हो? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जैसी ही बन जाऊं? ड्रैकुला ने आगे कहा, अगर तुम क्विंसी के साथ अमेरिका भाग गई तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। आज रात हम साथ हैं और हमारे पास मौका है। अगर आज होने वाली लड़ाई में मैं मारा भी गया, तब भी मैं बैथरी को कमजोर कर दूंगा। बावजूद इसके कि तुम एक नई वैम्पायर होगी, तब भी तुम्हारे अंदर मेरा सदियों पुराना खून होगा। ये वो ताकत होगी जिससे तुम क्विंसी को बचा पाओगी। घायल बैथुरी को खत्म करने के लिए तुम्हारी शक्ति काफी होगी। अपने गले में लटक रहे क्रॉस को पकड़कर मीना बोली, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ड्रैकुला ने अपने हाथ मीना के कंधों से हटा लिए। अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए वो बोला, इसका मतलब शैतान जीत चुका है और हम हार गए। ड्रैकुला पलटा और दूसरे कमरे में चला गया। मीना वहां अकेली खड़ी थी। इतना अकेला शायद उसने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। अमावस की उस रात में बाहर जरा भी रोशनी नहीं थी, पर मीना को अंधेरे में ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। उसका बेटा कहां था? क्विंसी कहां था? उसे कोई फैसला जल्द ही करना होगा। पर अगले ही पल बिजली कड़कने की आवाज के साथ ही मीना को किसी की मौजूदगी महसूस हुई। शायद बैथुरी उनकी तरफ बढ़ रही थी। विडबी बंदरगाह पर 2 शिप्स किनारे पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी और बैथुरी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तूफान इतना तेज था जैसे कुदरत भी बैथुरी के आने का ऐलान कर रही थी। बारिश ऐसी थी जैसे बादल फट गए हों। लोग बचने के लिए आड़ ढूंढ रहे थे। अपनी बग्घी में उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर वो खुश हो रही थी। उसकी नजर एक बिना दांत वाली कमजोर बुजुर्ग औरत पर पड़ी, जिसकी आंखों में मौत का डर नाच रहा था। इंसानों को इस तरह डरा हुआ देखकर बैथुरी को ताकत मिलती थी। इससे उसके खून में गर्मी सी आ जाती थी। उसका दिल जैसे जिंदा हो जाता था। पर कुछ ही देर में अचानक उसके घोड़े रुक गए। बैथुरी ने बाहर झांका तो एस्क नदी पर बना वो लकड़ी का पुल टूटा हुआ था। अगर वो यहां से उड़कर भी कैराफैक्स एबी तक जाती तो उसकी कुछ ताकत तो खर्च होती। उसे आने वाले युद्ध के लिए अपनी ताकत बचा कर रखनी थी। अपने मन से ही उसने अपने घोड़ों को एक संदेश दिया। वो घोड़े पलटे और पहाड़ी से नीचे की तरफ से लंबे रास्ते की तरफ चल पड़े। रात अब भी जवान थी और उसके पास काफी वक्त था। बैथुरी ने अपनी एक बची हुई आंख से अपनी मंजिल को एक बार देखा। ये पहाड़ी के ऊपर सीधी खड़ी वो एबी थी।
अपनी एक आंख से भी वो उस एबी की खिड़की में किसी औरत की आकृति को देख पा रही थी। उसे इस घटिया मनहूस औरत का मांस नोच नोच कर खाना था और इसके खून से नहाना था।